हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज के जो हमारी जीएस की क्लास है उसमें हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हमने अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको पूरा कर लिया है। और जिसने भी वो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो उसको अभी देख लीजिएगा जाकर इस क्लास के बाद। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी से कॉन्टिन्यूटी बनेगी आगे की हिस्ट्री में। तो एक कॉन्टिन्यूटी लेकर पढ़ना है, बीच में गैप है वो गैप जो है उसके बारे में हिस्टोरियंस को भी काफी नई नॉलेज है, क्योंकि वो जो गैप रहा है उसके बारे में बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो नहीं है जो कि हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए जरूरी होते हैं। तो हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए जैसे कि आपको पता है हमें कौन कौन से सोर्स चाहिए होता है। तो लिटरेचर है, लिटरेचर में उससे संबंधित कोई भी किताब है, उससे संबंधित कोई भी कुछ भी लिखा हुआ मिला है किसी भी पेपर पे, किसी भी शिला पे, किसी भी पत्थर पे, तो वो एक सोर्स बन जाता है लिखा हुआ। दूसरा आता है इसमें इमारतें। ऑब्वियस सी बात है, जो भी मंदिर उस टाइम पे बने हैं, जो भी कोई भी स्तूपा बने हैं जो बुद्धिज्म से संबंधित है, या फिर उस समय कोई विहार बने हैं, चैत्यास बने हैं जो बुद्धिज्म से संबंधित है, रॉक कट केव्स हैं उसमें कुछ गुदवाया हुआ है, लिखा हुआ है, तो उससे ट्रेस होता है। बाकी उस समय के जो कॉइन्स मिले हैं उससे हमें जानकारी मिली है, उस समय के जो बर्तन है या कुछ भी आर्टिफैक्ट्स है, पॉट्स है, कुछ भी जो मिलता है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और उसमें इसके अलावा भी हिस्ट्री के सोर्सेज है कि कोई और फॉरेन ट्रैवलर हमारे यहाँ आता है तो उसने अपने लिटरेचर छोड़े हैं। तो ये जो है ट्रेसेबल होती है हिस्ट्री इनके थ्रू। लेकिन हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है अराउंड 1500 बीसी, उसके बाद का जो है उसमें गैप है, वो गैप फिल नहीं है। तो इसके बाद ही जो है 1500 बीसी से मान लेते हैं कि वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। और आज जो हम करेंगे वो वैदिक पीरियड के बारे में करेंगे, वैदिक काल के बारे में बात करेंगे कि वैदिक काल जो है ये किस काल को कहा जाता है और उस समय कौन यहाँ पर भारत में आकर रहने लगे थे और किस तरह का जो है फैमिली सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिकली वो क्या करते थे या सोशली कैसे रहते थे, उनका रिलीजन क्या था, क्या कुछ वो परफॉर्म करते थे। जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा कि उन वहां के लोग जो हैं वो पशुपति की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। तो क्या वैदिक पीरियड में भी वो लोग पूजा करते थे या फिर वर्शिप करते थे? तो किसकी करते थे? रिलीजियस थे या वो नेचर की वर्शिप करते थे या फिर वो भी मूर्ति पूजा करते थे? तो इस तरह के जो सवाल है वो हमें आज के लेक्चर में मिलेंगे। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं बता दूं आप लोगों को कि वैदिक पीरियड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और भारत का नागरिक होने के नाते आपको अपने देश की हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी रूट्स कहाँ से है, हम अगर हमारे अंदर कोई जीन है तो वो किन के जीन हमारे अंदर है। तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन ये है कि हम सब आर्यंस हैं और हम सब किसी और जगह की ट्राइब नहीं है। जैसे कि मोस्ट पॉपुलरली इंडिया के जो सिटीजन हैं वो यहीं के रहने वाले हैं और उनमें आर्यंस जो है वो ब्लड है। तो जो जितने भी इंडो गंजेटिक में रहते हैं, यानी कि हम जितने भी गंगा यमुना के प्लेन में जितने भी लोग रहते हैं वो सब आर्यंस हैं। और ये आर्यंस फिर साउथ में भी माइग्रेट कर दिए, तो इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सब आर्यंस हैं। बाकी इसमें कैटेगराइजेशन हुआ कि कुछ अफ्रीकन आए तो वो भी मिक्स हो गए हमारे यहाँ, कुछ चाइनीज आए तो सिनो चाइना के जो लोग हैं इंडो चाइना हो गए, मिक्स्ड हो गई, जो ट्राइब है मिक्स्ड हो गई, मंगोल्स आए तो वो भी हमारे यहाँ मिक्स्ड हो गए। बट ओवरऑल हम सब आर्यंस हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में और वैदिक पीरियड के बारे में। तो वैदिक पीरियड के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड को
सबसे पहले तो इसका क्लासिफिकेशन आपको देखना है कि कितने भागों में क्लासिफाई हुआ है। तो वैदिक पीरियड को हम मेनली दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। दो भागों में क्लासिफाई करते हैं वैदिक पीरियड को, और ये है अर्ली वैदिक, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, लेटर वैदिक। तो वैदिक पीरियड की जो डेट है वो भी आपको साथ साथ इसमें लिखनी है। वैदिक पीरियड माना जाता है सरका लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। तो अर्ली वैदिक जो है ये 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है, और लेटर वैदिक जो है ये 1000 बीसी से 600 बीसी माना जाता है। 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हमें पता चलता है वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं इस समय के, तो आपको उनके नाम लिखने हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट कि वैदिक का मतलब क्या है। तो वैदिक जो है इसका ये संस्कृत के वर्ड विद से लिया गया है, विद से लिया गया है। वैदिक जो वर्ड है ये संस्कृत के विद से लिया गया है, और इसका मतलब है जड़। और इसका एक और मतलब है जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान या सर्वोपरि ज्ञान या सुपीरियर नॉलेज, सर्वोपरि ज्ञान या सुपीरियर नॉलेज। सुपीरियर नॉलेज, इसे सुपीरियर नॉलेज। तो वैदिक जो है वर्ड ये संस्कृत के विद शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है जड़। और इसका एक और मतलब है जो कि हम इसमें वैदिक के मतलब में पढ़ते हैं इसको, इसके अर्थ को, कि इसका एक और अर्थ है कि दैट इज ये सर्वोपरि ज्ञान है या सुपीरियर नॉलेज है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेद है। तो वेद जो है वो कितने हैं, 4 वेद हैं हमारे, टोटल 4 वेद हैं। और इन 4 वेदों के नाम आपको लिखने हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसमें सबसे पहला जो वेद है आपका है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। एक तो ये सबसे प्राचीन है, यानी कि सबसे पहला है, या सबसे ज्यादा, सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है ये। और इसी में गायत्री मंत्र भी इसी में लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र। तो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में लिखा हुआ है, तो आपको ये लिखना है कि गायत्री मंत्र इसमें ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें 1028 श्रुतियां हैं। तो श्रुतियां आपको पता होगी कि श्रुतियां होती हैं, तो श्रुतियां इसमें है 1028 श्रुतियां हैं। और ये सब भगवान की
प्रशंसा में लिखी हुई हैं। तो ये श्रुतियां भगवान की प्रशंसा में लिखी हुई हैं। और ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में बेसिकली श्रुतियां लिखी हुई हैं और इन श्रुतियों को आपको लिखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। 1028 श्रुतियां इसमें है ऋग्वेद में। फिर इसके अलावा हमारे पास है सामवेद, जो सेकंड नंबर पर वेद आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सामवेद, सामवेद में इसमें यज्ञ के दौरान किए जाने वाले, यज्ञ के समय के नियम, इसमें नियम लिखे हुए हैं कि जब भी यज्ञ करेंगे या रिचुअल परफॉर्म करेंगे, कोई भी रिचुअल परफॉर्म करेंगे, तो उसके नियम इसमें लिखे हुए हैं। सामवेद में यज्ञ के नियम यजुर्वेद में, सामवेद में संगीत है। इसको एक बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें संगीत है, शायद मैंने उल्टा कर दिया। हाँ, ये उल्टा हो गया। सामवेद में है चांटिंग, ठीक है। ये सामवेद में यज्ञ के समय चांटिंग जो होती है, सामवेद में मंत्र लिखे हुए हैं। मंत्र, मंत्रों का संकलन है ये, यानी कि कलेक्शन है, मंत्रों का संकलन है। ये मंत्रों का संकलन है और इसमें एक बहुत क्वेश्चन आता है कि भारतीय जो क्लासिकल संगीत है, साहित्यिक जो संगीत है, भारतीय संगीत जो है वो सामवेद से ही बना है। भारतीय संगीत की प्रेरणा, तो भारतीय क्लासिकल संगीत जो है, क्लासिकल म्यूजिक जो है, वो इन्हीं से लिया गया है, यानी कि सामवेद से लिया गया है। सामवेद में बेसिकली मंत्रों का ये संकलन है, यानी कि चांटिंग लिखी हुई है, मंत्र लिखे हुए हैं, और यही मंत्र हैं जो हम अलग अलग यज्ञ करते हैं, उनके हवन के द्वारा जो परफॉर्म करते हैं वो यही मंत्र होते हैं। और भारतीय संगीत जो है वो भी सामवेद से लिया गया। तो एक क्वेश्चन इस पे लिख लीजिएगा स्टार बना के कि ये इस पे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संगीत कौन से वेद से संबंधित है, कौन से वेद से प्रेरणा ली गई है, तो वो सामवेद से ली गई है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद हमने कर दिया था, ये उल्टा कर दिया था, तो अब इसे हम कर रहे हैं कि यज्ञ के समय जो रूल्स परफॉर्म किए जाएंगे, यज्ञ के समय नियम, तो जो भी नियम वहां पर फॉलो करने हैं, यज्ञ के समय कुछ नियम होते हैं, जब आप हवन भी करते हैं तो कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना जरूरी है। तो इसमें यज्ञ के समय के जो नियम लिखे हुए हैं उनके बारे में यजुर्वेद में दिया गया है कि यज्ञ के समय कौन कौन से नियम दिए गए हैं। फिर लास्ट में बच जाता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का भी आपको कंफर्म इसका बताना है, क्योंकि इसमें काफी चीज है जो कि भूल जाते हैं हम। इसमें रिचुअल्स जो हैं, यानी कि कर्म कांड, कर्म कांड को विस्तृत रूप में लिखा हुआ है, विस्तृत रूप में दिया गया है। कर्मकांड को विस्तृत रूप में दिया गया है, यानी कि जो भी इसे कर्मकांड को इंग्लिश में कहते हैं रिचुअल्स, तो जिनको हिंदी में नहीं समझ आ रहा वो इंग्लिश में भी इसको लिख लेंगे रिचुअल्स, यानी कि जो भी रिचुअल्स हम परफॉर्म करेंगे उनकी डिटेल्स इसमें दी गई है अथर्ववेद में। तो आपको हर वेद का पता होना चाहिए। ऋग्वेद के बारे में कि सबसे पुराना है, गायत्री मंत्र इसमें लिखा हुआ है, 1028 श्रुतियां इसमें हैं और ये भगवान की प्रशंसा में गाई गई है। फिर सामवेद में मंत्रों का संकलन है, भारतीय संगीत की प्रेरणा इसी से ली गई है, यज्ञ के समय के नियम है
और अथर्ववेद जो है कर्मकांड को विस्तृत रूप में दिया गया है। तो इसके अलावा जो है इसमें हम पहला हेड पढ़ेंगे कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था, यानी कि इनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, या कौन सा रिलीजन ये फॉलो करते थे, यानी कि धर्म क्या था। तो जो वैदिक पीरियड में जो लोग थे, सबसे पहले तो इनके बारे में एक यहाँ पे ही आप लिख लीजिएगा कि ये आए कहाँ से थे और बसे कहाँ पर थे। तो इसके बारे में एक वो है, काफी सारी थ्योरी है, इनको हम कहते थे आर्यंस। अब आर्यन आए कहाँ से थे ये बहुत डिबेटेबल है कि कहाँ से आए थे, लेकिन ये सेंट्रल एशिया से आए थे। ये जो एक तरह का थ्योरी है ये सही मानी जाती है कि कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए थे, और यही जो बात है काफी लोगों ने मानी भी है कि सेंट्रल एशिया से आए थे आर्यन। और इसके अलावा जो है आर्यन कहाँ पर बसे हुए थे, ये सप्त सिंधु पर बसे हुए थे। सप्त सिंधु उस समय कुछ नदियां होती थी। अब कौन कौन सी नदियां होती थी, तो 5 नदियां तो हो गई पंजाब की, 5 नदियां पंजाब की हो गई। पंजाब की नदियों के नाम आपको पता ही है। तो पंजाब की नदियां कौन कौन सी होगी, झेल, इंदस यानी कि सिंधु, और उसके साथ सतलज, झेलम, चिनाब, ब्यास। तो ये जो 5 नदियां हैं, ये 5 नदियां हो गई पंजाब की। और इसके अलावा कौन कौन सी नदी थी जो इन्हें सप्त संगम बनाती है, 2 नदी और थी, दैट इज गंगा और सरस्वती। तो पहले जो है ये इस वाले एरिया में आकर बसे थे, सप्त सिंधु वाले एरिया में। इसको अगर हम मैप में अभी प्रेजेंट में देखेंगे तो ये कौन सा वाला एरिया था जो यहाँ पर आकर बसे थे, तो ये था प्रेजेंट में ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, यहां से, और ये जो एरिया है ये इस एरिया में सप्त सैंधव में बसे हुए थे। तो यहाँ पर जो है ये सेंट्रल एशिया से आए थे और ये इस एरिया में आकर बस गए। और इस एरिया में बसने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं, और आपने देखा होगा कोई भी बड़ी सभ्यता नदियों के किनारे जन्मी है, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है वहां पर मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है, मतलब मेजर जो सिविलाइजेशन बसी है वो नदियों के किनारे। तो सबसे पहले ये लोग आर्यन थे, और आर्यन कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और सप्त सिंधु 5 नदियां जो जो पंजाब की नदियां हैं, उन 5 नदियों के नाम आपने याद रखने हैं, और गंगा और सरस्वती उसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये वहां पर आके बसे थे सप्त सिंधु में। रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे, तो आपको इसका रिलीजन के बारे में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे। इसमें आपने सुने भी होंगे कि जब हम पढ़ते हैं या कुछ भी देखते हैं इन पर बेस्ड मूवी, तो उसमें बहुत सारे देवता हैं अलग अलग, इसमें लिखेंगे प्रकृति की पूजा करते थे। और उस समय किस किस की पूजा करते थे, कौन कौन से देव हो गए, नहीं, नेचर वर्शिप, नेचुरल, मतलब नेचर में कौन कौन से थे, नेचर की ये वर्शिप करते थे। और नेचर में कौन कौन हो गया, जो हमें नेचर में मिला हुआ है, जैसे कि कौन कौन, अग्नि है ना, अग्नि के देवता कौन थे, अग्नि, और अग्नि के अलावा वायु, हाँ, जो में बेसिकली अग्नि हो गया, वायु हो गया, और कौन हो गया, अग्नि, वायु, पृथ्वी, और कौन बचा,
रेन, रेन का कौन था? बारिश के देवता कौन थे? वरुण। इंद्र बिजली के थे, थंडर, है ना? और इंद्र, तो ये नेचर की वर्शिप करते थे। भाई अग्नि हो गया क्या? फायर, फायर की वर्शिप होती थी। तभी तो हमारे यहाँ पे अभी तक करते हैं हम लोग अग्नि की पूजा। हाँ करते हैं, हवन जब होता है तो अग्नि तो होती है वो, है ना? तो अभी भी होता है। वायु, वायु की पूजा करते थे यानी कि एयर की, और पृथ्वी की यानी कि अर्थ की, और रेन की करते थे। पृथ्वी का मतलब बेटा यहाँ पे सारी चीजों से नहीं, पृथ्वी का मतलब है बस धरती, जमीन, है ना? जब भी हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो हम वहां पे नारियल तोड़ते हैं उस जमीन पे, क्योंकि हम उसे भी मानते हैं, है ना? तो ये सब चीजें हमारी वैदिक से है। ऐसा नहीं है कि हमने वैदिक पीरियड चला गया तो हमने वो सब छोड़ दिया है, वो सब कंटिन्यू तो है, करते तो है हम डेली बेस में। हाँ उस लेवल का नहीं करते हैं लेकिन करते हैं, डेली बेस में करते हैं। और इंद्र का मतलब हो गया थंडर। तो जब भी बारिश नहीं होती थी तब इंद्र देवता को कहते थे, इंद्र देवता बारिश कर दो। क्यों? क्योंकि किसके देवता थे? थंडर के देवता थे। थंडर मतलब बिजली, तो बिजली कड़केगी तभी बारिश होगी, तो ऐसा माना जाता था। तो ये थंडर के देवता थे, तो उपासना हम करते थे। दूसरा, अब इसमें सबसे मतलब पहले मुझे बताना था लेकिन मैंने नहीं बताया, हमें सोशल लाइफ के बारे में भी पढ़ना था, सोशली कैसे रहते थे। चलिए, तो इसमें हम कुछ कुछ चीजें और लिखेंगे। बुक्स के बारे में एक अगला चैप्टर है जिसमें हम इसकी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उस पार्ट को मैं वैसे भी लिख रही हूँ, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चलता है वैदिक पीरियड के बारे में? थ्रू रामायण, महाभारत, और इनके अलावा कौन कौन सी बुक है जिनके बारे में हमें, जिनसे पता चलता है कि हमारी लाइफ ऐसी थी पहले? उपनिषद, है ना? उपनिषद, ब्राह्मण, ये बुक थी ब्राह्मण बुक, सतपथ ब्राह्मण कहते थे इसको। उपनिषद होगी, ब्राह्मण होगी, और आरण्यक, आरण्यक। तो रामायण महाभारत का तो आपको पता ही है। उपनिषद फिलोसॉफिकल बुक थी, ब्राह्मण भी इसी से संबंधित थे, और आरण्यक को जंगल बुक भी कहते हैं, यानी कि ये फॉरेस्ट बुक के नाम से भी जानी जाती है, और ये फॉरेस्ट के बारे में, मिस्टिसिज्म के बारे में बताती है। फॉरेस्ट बुक जो है वो ये है। अब इसके अलावा आपको याद रखना है कि सोशल लाइफ उनकी कैसी थी, सोशली वो लोग कैसे थे। सोशल लाइफ में सोशल नहीं, इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? पॉलिटिकल, तो उस समय कौन कौन सी ट्राइब थी? कुरु, यदु, कुरु, यदु और पुरु, और एक और थी, कुरु, यदु और पुरु। और इसके अलावा इसमें भारता, मत्स्य और यदु, भारताज और मत्स्य। भारता यानी कि भारत, और मत्स्य, मत्स्य, ये ट्राइब थी उस समय। ये कौन क्या थी? ये थी जनजातियां। आरण्यक जो है ना, ये किताबों के नाम है। आरण्यक में बेसिकली जो वन में रहते थे उनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है कि वन में किस तरह से रहते थे। उसमें मिस्टिसिज्म के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि मिथिकल चीजों के बारे में, और बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है आरण्यक में। पर ये टोटली फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट जो होते हैं उनसे रिलेटेड थी। और आरण्यक में रिचुअल्स भी लिखे हुए हैं, और इसी में लिखा हुआ है कि सेक्रीफाइस भी करते थे जो आर्यंस थे। और उस समय वैदिक पीरियड में, ऋग्वेद में सेक्रीफाइस यानी के बलिदान भी होता था, यानी कि जो एनिमल्स है उनका सेक्रीफाइस किया जाता था। तो ये कुछ जनजातियां उस समय थी, और आपको ये जानना है कि कौन कौन सी ट्राइब उस समय थी। तो इसमें एक नाम याद रखना है हमेशा से, भारत, क्योंकि हमारा देश का नाम भारत इसी ट्राइब के नाम पे पड़ा है। तो इंडिया का नाम जो भारत पड़ा है इसी ट्राइब के नाम पे पड़ा है। ये सारी ट्राइब है?
देश का नाम। हाँ, ये मतलब वैदिक पीरियड में ये लोग रहते थे, कुरु, यदु, पुरु, भारत और मत्स्य, ये वैदिक पीरियड में रहते थे यही जनजाति। अब इसमें जो एक तरह का हम कह सकते हैं कि आप लोगों को रिवील करके बताना है कि इंडिया में ट्राइब्स रहती थी, यहाँ के जो ओरिजिनल रहने वाले हैं वो ट्राइब्स हैं, ठीक है। इवन आर्यन भी बाहर से आए थे, इवन आर्यंस भी सेंट्रल एशिया से आए थे। तो अगर यहाँ का कोई असल में रहने वाला है तो वो यहाँ के ट्राइब्स हैं, क्योंकि इंडिया में पहले ट्राइब्स ही रहती थी। तो ये जनजातियां हो गई, इनके नाम हो गए। अब इनके बारे में हम बात करेंगे फैमिली। तो फैमिली में पहले होता था कुल, ये पहली यूनिट होती थी फैमिली की, यानी एक फैमिली को क्या कहते थे, कुल कहते थे। कुल के नीचे होते थे विश, मतलब बहुत सारे फैमिलीज को लेकर बनता था एक विशु। हाँ, जैसे कि एक फैमिली हो गई, फिर बहुत सारी फैमिली, यानी कि एक विलेज, और उस विलेज को, एक छोटे से विलेज को कह देते थे विशु। और विशु को कौन करता था उस समय, विषयपति। तो विषयपति जो है ये इसका हेड होता था, जैसे आज के टाइम में सरपंच होते हैं ऐसे उसका हेड होता था। फिर विषयपति, फिर बहुत सारे विलेज मिला करके बनता था जन, ठीक है। और बहुत सारे विलेज बना के जब जन बनता था तो इसी से एक नाम आया, आप लोगों ने सुना होगा, जनपद, डिस्ट्रिक्ट। जो अब हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है ना, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव है ना, इस तरह से ही अभी भी वही ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, लेकिन नाम बदल गए हैं। अब हम जिला कह देते हैं, अब हम जनपद कह देते हैं। तो पहले तक कुल को वो करता था विशु को विषयपति, और उसके नीचे यानी कि जन होता था, सबसे बड़ा जन होता था, यानी कि जन में बहुत सारी ट्राइब होती थी, बहुत सारे गांव होते थे। तो इसके हिसाब से आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, इसमें गांव की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें दो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसमें होता था सभा और समिति। तो इसमें याद रखना है, जो एक यूनिट होती थी उसे कहते थे सभा और समिति। तो हमारे यहाँ पे पहले से ही सारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से चलती आई है। हम पहले से ही बहुत अच्छे से रह रहे थे, है ना। ऐसा कुछ नया ब्रिटिशर्स ने आके कुछ नया नहीं किया था, ऑलरेडी जो हमारी चीजें अच्छी थी वो भी खराब कर दी थी। तो सभा और समिति इसमें ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें। और अब बात आती है कि इकोनॉमिकली ये कैसे थे, आर्थिक जिंदगी इनकी कैसी थी, यानी आर्थिक रूप से ये कैसे थे। तो आर्थिक रूप से कैसे होंगे, ये कैसे थे, ये पेस्टोरल थे। पेस्टोरल किसे कहते हैं, ये तो नाम सुना होगा, अभी मैं बताती हूँ। पेस्टोरल का मतलब होता है जो पशुपालन करते हैं, कैटल रियरिंग का काम करते हैं, है ना, कैटल रियरिंग। तो कैटल रियरिंग का मतलब होता है पशुपालन, इसे कैटल रियरिंग भी लिख लेना और पशुपालन भी लिख लेना। ये क्या करते थे, पशुपालन करते थे, कैटल रियरिंग करते थे, पशुपालन करते थे। और बाद में एडवांस भी हुए, एग्रीकल्चर भी करने लगे थे, और काफी एडवांस थे क्योंकि इनके पास घोड़े थे, कि घोड़े लेकर आए थे। मतलब घोड़ों के जो ट्रेस हैं वो आर्यन से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की किसी भी साइट पे घोड़े के ट्रेसेस नहीं मिले। तो ये सेंट्रल एशिया से घोड़े लेकर आए थे। तो पहला जो ट्रेस है वो इनके पास है कि ये घोड़े लेकर आए थे। क्या चीज, हाँ, चलती रहती है। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो करते रहते हैं किसी भी तरह से, मतलब कि कुछ चीजें और पता चलें, कुछ चीजें जिस तरह से अब अभी कुछ जैसे पता चला था अभी कि उनकी जो लैंग्वेज है वो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोशिश की जा रही है कि उनकी लैंग्वेज हम किसी तरह से समझ जाएं। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि संस्कृत और ये तो बहुत इजीली समझ गए थे, ठीक है। बाकी की जो लैंग्वेज है वो डेसिफर्ड हो गई थी, जैसे कि ब्राह्मी लिपि है, अशोका ने जितने भी अपने पिलर बनवाए हैं वो ब्राह्मी में बनवाए हैं। तो वो सारी पाली में, ब्राह्मी में, इस तरह की लैंग्वेज में बनवाए हैं। तो वो सब उन्हें पता करना है, और उन्हें पता करने के लिए क्या जरूरत है उसकी, कि वो डेसिफर हो। डेसिफर का मतलब है उन्हें किसी ना किसी तरह वो लैंग्वेज पढ़नी है।
तो सोशल लाइफ में जो वैदिक पीरियड है ये सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा? अर्ली वैदिक। तो अर्ली वैदिक में एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि महिलाएं जो है इनको अधिकार प्राप्त थे पूर्णतः। महिलाएं जो है इनको समान अधिकार प्राप्त थे, समान अधिकार प्राप्त थे। अब महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे, इसमें आपको याद रखना है गार्गी, अपाला, आर्यन आए थे इसमें 1500 बीसी के बाद, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हो गई थी। और ऐसा एक कारण भी माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इनके आने से ही खत्म हुई थी, क्योंकि ये लोग आ गए थे, ये लोग आके यहाँ पे बस गए थे और धीरे धीरे वो सिविलाइजेशन डेक्लाइन हो गई। क्योंकि इनके बारे में एक साइंटिफिकली एक बात कही जाती है, क्योंकि ये जो है ना ये घुड़सवार थे। और सेंट्रल एशिया का अगर आपने क्लाइमेट देखा हो, आपको पता ही है सेंट्रल एशिया का क्लाइमेट बहुत ठंडा है, वहां पे कुछ उगता तो है नहीं। तो ये क्या करते हैं, नियर बाई एरिया में लूटपाट करते हैं, वहां के लोग पहले करते हैं, लूटपाट करते हैं। अब लूटपाट के लिए उन्हें घोड़ा चाहिए होता है, जो बंदा लूटपाट करेगा वो एग्रीकल्चर भी नहीं करेगा और वो कुछ उगता तो पहले ही नहीं है, तो एग्रीकल्चर तो भूल जाओ। फिर उसके अलावा वो सेटल लाइफ रहते भी नहीं थे, जीते भी नहीं थे सेटल लाइफ, वो करते थे लूटपाट करते थे और वहां पे बस जाते थे उस एरिया में। तो इसलिए इनका नेचर कैसा था, ये बस पशु उगाते थे, पशु पालते थे, क्योंकि सेंट्रल एशिया में केवल पशु पाले जा सकते हैं, वहां पे और कुछ खास नहीं किया जा सकता। तो और पशु भी सभी तरह की चीजें वहां, सभी तरह के एनिमल वहां पे नहीं पाले जा सकते हैं, जो कि उस ठंडे क्लाइमेट को सहन कर सके, वही वो वहां पर पाले जा सकते हैं। तो इसमें याद रखना है आर्यन सेंट्रल एशिया से यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें कंडीशन लगी कि वहां पर अच्छे से रहा जा सकता है, क्योंकि 5 नदियां पहले से थी उस एरिया में, फिर 7वीं ये जुड़ गई गंगा और सरस्वती। फिर बाद में जब ये टिल्ट हुआ इंडिया तो यमुना निकली और सरस्वती उस साइड चली गई, और सरस्वती फिर धीरे धीरे विलुप्त हो गई। जैसे कि आज के समय में आप देखते हो कुछ नदियां जो है वो सूख रही हैं, जैसे विलुप्त हो रही हैं। जैसे आने वाले समय में शायद हिंडन ना रहे अगर इन्होंने इनका प्रिजर्वेशन नहीं किया, क्योंकि हिंडन ऑलरेडी एक नाले का रूप ले चुकी है, हिंडन दिखती भी नहीं है कि ये नदी है ना। तो क्या पता एक टाइम आने के बाद ये गायब ही हो जाए और फिर वो इतिहास में लिखा जाए कि यहाँ से पहले एक नदी गुजरती थी जिसका नाम हिंडन था। ठीक है, ये ऐसा हुआ होगा ना कि उस समय सरस्वती समहाउ सूख गई होगी, और उसके ऐसा नहीं है कि ट्रेसेस नहीं मिले, ट्रेसेस मिले ज्योग्राफिकली। जो अभी फिलहाल में कौन सी रिवर है हरियाणा में, जो घग्गर रिवर है, उसके आसपास इसके ट्रेसेस मिलते हैं कि सरस्वती नदी वहां पर थी। तो इसमें कुछ महिलाओं, विदुषी महिलाओं के नाम याद रखने आपको, गार्गी, अपाला, अपाला, विश्वेरा, विश्वेरा और घोषा और लोपामुद्रा। ये कौन थी, ये कौन थी? ये जो महिलाएं हैं, ये देखो महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे, और गार्गी, अपाला, विश्वरा, लोपामुद्रा क्या थी? विदुषी महिलाएं। मतलब आपने सुना होगा कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, और आप पढ़ते भी हो कि आपने पढ़ा है सावित्री सत्यवान के बारे में, पढ़ा किसी ने? सावित्री और सत्यवान को कहते हैं ना कि ये बड़ी सावित्री बन गई है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। सावित्री सत्यवान पढ़ा है किसी ने? सावित्री जो थी वो एक राजा की बेटी थी, और उस समय स्वयंवर भी होते थे। ठीक है, आपने किसी भी, आपने देखो सीता मैया का स्वयंवर हुआ है, या फिर जो द्रौपदी है इनका स्वयंवर हुआ था। जितनी भी राजकुमारियां हमारे ऋग्वेद में लिखी हुई है या हमारे वेदों में लिखी हुई है, उन सबका स्वयंवर हुआ है। उस समय क्या था, देखो एक तो उन्हें पढ़ने का बहुत हाई एजुकेशन दी जाती थी, पढ़ने से नहीं रोका जाता था, कास्ट सिस्टम नहीं था, अब्सेंस ऑफ कास्ट सिस्टम था। और दूसरा उसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि उस समय जो महिलाएं हैं उनको समान अधिकार प्राप्त थे। किस तरह के? एक तो एजुकेशन को लेकर और अपनी गृहस्थ जीवन को लेकर भी उनको समान अधिकार प्राप्त थे, यानी कि स्वयंवर होते थे उस समय।
तो ये गार्गी, अपाला, विश्वैरा और लोपामुद्रा विदुषी महिलाएं थी। विदुषी महिलाएं जैसे कि एक पढ़ा लिखा पंडित होता है या एक पुरोहित होता है और जो कि बहुत पढ़ा हुआ विद्वान होता है, ऐसे ही महिलाओं को क्या कहते हैं, विदुषी कहते हैं, है ना। पुरुष को विद्वान और महिलाओं को विदुषी। तो ऐसी ही विदुषी महिलाएं थी और सोशल लाइफ इस तरह की कुछ थी। तो अर्ली वैदिक में ये सब हमने पढ़ा है। अर्ली वैदिक में तो आपको याद रखना है सबसे पहले अर्ली वैदिक में कि ये 1500 से बीसी से लेके 1000 बीसी तक का पीरियड था। इसमें 4 वेद होते थे। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, जिसमें गायत्री मंत्र भी लिखा हुआ है और 1000 श्रुतियां लिखी हुई हैं और भगवान की प्रशंसा में ये लिखा हुआ है। सामवेद है, इसमें मंत्रों का संकलन दिया हुआ है। भारतीय संगीत की भी यही प्रेरणा है। और यजुर्वेद में यज्ञ के समय जो नियम है वो दिए गए हैं। अथर्ववेद में कर्म कांड को विस्तृत रूप में दिया गया है। और अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो रामायण, महाभारत, उपनिषद और ब्राह्मण, इन किताबों से हमें पता चलता है, इन ग्रंथों से। बेसिकली हम इन्हें क्या कहेंगे, ये सब क्या है, ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि ग्रंथ, ठीक है, ये सब क्या है, ग्रंथ है। इन ग्रंथों से पता चलता है कि वहां की सोशल लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी और पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो कैसे रहते थे। तो पॉलिटिकली अगर देखें तो कुरु जनजाति थी वहां पर, यदु, कुरु और भारत और मत्स्य। देश का नाम हमारा भारत ट्राइब पर पड़ा है। और कुल होती थी फैमिली की यूनिट, फिर उसके नीचे उसके ऊपर विषु होता था, विषयपति, और फिर जन होता था। और आर्थिक धार्मिक जीवन में अगर हम बात करें तो ये प्रकृति की पूजा करते थे, अग्नि, वायु, पृथ्वी, वरुण और इंद्र। और आर्थिक रूप से कैसे थे, पेस्टोरल थे, यानी कि पशुपालन करते थे। और उस समय सोशली अगर देखा जाए तो महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त थे। और इसमें ये भी याद रखिए कि कास्ट सिस्टम यह नहीं था, यानी कि जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। तो किसी भी प्रकार की जो है जाति व्यवस्था अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थी। इसके अलावा अब हम करेंगे लेटर वैदिक, और लेटर वैदिक में भी काफी सारे चेंजेस आए। और इन चेंजेस को आपको याद रखना है कि किस तरह के चेंजेस इसमें आए हैं और कौन कौन से वहां पर राजा महाराजा रहते थे।